इस औषधि की सबसे बड़ी विशेषता परेशानियों की प्रचंडता मतलब इंटेंसिटी और तीव्रता मतलब रैपिडिटी विद विच द डिजीज और कंप्लेंट्स डेवलप, यानी जिस तेजी से इसकी शिकायतें पैदा होती हैं वो इसकी खासियत है, इसका विशेष लक्षण है कैंसर इसका। तो अभी यहाँ मैं कुछ अन्य लेखकों के द्वारा दिए गए विवरण को भी लिख रहा हूं। उसके पश्चात ये बताऊंगा कि इस स्थूल ग्रॉस विवरण को हम सूक्ष्मतम रूप में समझकर कैसे हर प्रकार की बीमारी हर आयु वर्ग में उपयोग कर सकते हैं। तो इस स्थूल विवरण के कारण ही ये औषधि सीमित रूप में प्रायः पथरी के लिए, मूत्र भागों के इन्फेक्शन, जलने आदि में प्रयोग की जाती है, यानी होम्योपैथ प्रायः इन 3 जगह इसका इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर नैश लिखते हैं, रोगी की असहनीय वेदना, पीड़ा, भयंकर उन्माद मतलब डेलीरियम और दोनों मतलब स्त्री और पुरुष दोनों में सेक्स करने की बहुत तीव्र इच्छा होती है। प्रत्येक चीज से उसका मन खिन्न हो जाता है, यहां तक कि खाने पीने और नशीली चीजों से भी। उसको तो सिर्फ सेक्स दिख रहा होता है और जिस परेशानी में वो फंसा हुआ है उससे जल्दी छुटकारा चाहता है। ये बेसिक है। डॉक्टर फाटक लिखते हैं कि सेक्स करने की तीव्र इच्छा होती है, परंतु सेक्स करने के बाद भी ये इच्छा खत्म नहीं होती है। अब डॉक्टर विथोलकस लिखते हैं, यहां पर बीच बीच में लेखक के विचारों के साथ मैं अपने विचारों को भी व्यक्त करता रहूंगा ताकि समझ सकें कि ये क्या कहना चाहते हैं और उसका विस्तार कैसे दे सकते हैं। वैसे तो अगर आप कॉमन सेंस से सोचें कि जो ये सेक्स की बातें मैं बता रहा हूं, इस किस्म का कोई भी मरीज मेरे पास 40 साल की प्रैक्टिस में नहीं आया है। तो इसका मतलब है कि क्या 40 साल से मुझे ये कैंथेरिस यूज नहीं करनी चाहिए थी? पर इससे आप मानसिकता समझ सकते हैं कि वो अर्जेंसी में फंसा हुआ है, मुसीबत में है, तड़प रहा है कि मुझको इस परेशानी से मुक्ति दिलाओ। चाहे वो परेशानी कैसी भी है तो आप उसको कैंथेरिस दे सकते हैं। इतना छोटा सा ये कैंथेरिस का फील है। तो डॉक्टर विथुलकस कहते हैं भी जैसा कि हमारे मैट्रिया मेडिका से विदित है कि प्रायः औषधियां शरीर के किसी खास तंत्र, अंग तथा शरीर के किसी विशेष क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। मतलब कि किसी दवाई की क्रिया किसी एक तंत्र पर ज्यादा होती है, होती सब पे पर एक पे ज्यादा होती है, लेकिन उस औषधि की क्रिया केवल उसी क्षेत्र तक सीमित नहीं रहती है। तो इनका क्या कहने का मतलब हुआ? इनके कहने का अर्थ है कि प्रत्येक औषधि की क्रिया शरीर के प्रत्येक भाग पर होती है, किसी भाग पर अधिक तो किसी अंग पर कम। इनके कहने का दूसरा अर्थ हुआ कि प्रत्येक औषधि शरीर के प्रत्येक अंग को प्रभावित करती है। तो फिर हम इसको यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन तक ही सीमित क्यों रखते हैं? इसी कारण से जब आप मैट्रिया मेडिका पढ़ते हो तो माइंड से लेके हेड टोज तक सब तरफ के अंगों के सिम्टम मैट्रिया मेडिका में मिलते हैं, पर प्रिस्क्रिप्शन के हमें देते समय हम यूज नहीं करते क्योंकि आते नहीं है। इनके कहने का दूसरा अर्थ हुआ कि प्रत्येक औषधि शरीर के प्रत्येक अंग को प्रभावित करती है, अर्थात हर औषधि प्रत्येक रोगी को प्रत्येक रोग में दी जा सकती है, जैसा मैं करता हूं। अगर औषधि के विशेष लक्षण मतलब मानसिक और शारीरिक लक्षण रोगी के वर्तमान व्यक्तित्व के समान हो तब दे सकते हैं, हर वक्त नहीं दे सकते। मतलब कि अगर रोगी के लिए सही सिमिलियम मिल गया तो औषधि उन रोगों को भी ठीक करेगी जिनका होम्योपैथी की किसी भी पुस्तक में कोई जिक्र तक नहीं किया गया है। अब थोड़ी सी जानकारी को मैं विस्तार दे रहा हूं। लोग कहते हैं भाई आप कैसे पढ़ते हो, तो मैं वो पढ़ने का तरीका भी बीच बीच में सिखाता हूं, पर आपका ध्यान वह होता नहीं है इसलिए समझ नहीं आता। इसका दूसरा अर्थ यह हुआ कि हमारी होम्योपैथिक पुस्तकों में जो थेरेपेटिक पार्ट है, बहुत सारी पुस्तकें हैं थेरेपेटिक की, और जितने भी वेबिनार हो रहे हैं सारे के सारे थेरेपेटिक पे होते हैं। उसमें क्या गड़बड़ है वो जरा सुनो। तो हमारी होम्योपैथिक पुस्तकों में जो थेरेपेटिक पार्ट है उसको पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है।
हम होम्योपैथ के दिमाग को पुस्तकों में दिए गए ऐसे ही विवरणों ने बिल्कुल बाधित कर दिया है, यानी बिल्कुल दबा के रख दिया है कि इस विशेष दवाई का उपयोग इन विशेष किस्म की बीमारियों में ज्यादा करना चाहिए। इस प्रकार के विवरणों से होम्योपैथ का दिमाग औषधि के बारे में पूर्वाग्रहों से भर जाता है, जिस कारण रोगी के लिए सही दवाई का चुनाव करने में बाधा आती है। अगर विख्यात लेखकों ने औषधियों के केवल मानसिक लक्षणों का ही विवरण दिया होता तो होम्योपैथी में दवाई के चुनाव को लेकर इतनी अधिक भ्रांतियां ना पैदा हुई होती और ना ही औषधि के चुनाव करने की इतनी अधिक विधियां विकसित हुई होती। सही होम्योपैथी के जनता के बीच में प्रसिद्ध होने में ये सबसे बड़ी बाधा है। इस बाधा को पार करना आपका काम है। सभी लेखकों के अनुसार कैंथेरिस की विशेष और तीव्र क्रिया यूरोजेनाइटल सिस्टम मतलब मूत्र तंत्र और सेक्स तंत्र पर एक साथ होती है। विशेष तौर पर कैंथेरिस मूत्र नली, यूरेथ्रा एवं मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर को तीव्रता से प्रभावित करता है। इसके साथ ही सेक्स उत्तेजना भी बहुत तीव्र हो जाती है। ये सेक्स उत्तेजना पागलपन की हद तक बढ़ जाती है। जितनी तीव्र मूत्र नली का संक्रमण होगा उतना ही अधिक सेक्स उत्तेजना होगी। अब इसको बाद में हम कैसे मानसिक लक्षणों में बदलेंगे ये बता रहे हैं, यानी यूरिनरी के जो सिम्टम है उनको मेंटल सिम्टम कैसे बनाएंगे वो जरूरी है समझना। तो इस औषधि का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण अत्यधिक जलन की अनुभूति होना है। अगर किसी रोगी में ये अत्यधिक जलन की अनुभूति नहीं होगी तो फिर क्या हम इस औषधि को अन्य रोगों में नहीं दे सकते? दे सकते हैं, समझ आनी चाहिए आपको। तो इस प्रकार की जलन हर प्रकार की समस्याओं के साथ मौजूद रहती है। ये लेखक कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। तो ये एक पूर्णतः भ्रामक कथन है, ये मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैं आगे जितने भी केसों का विवरण करूंगा उनमें से किसी एक में भी जलन की यह अनुभूति नहीं थी और ना ही सेक्स की कोई इच्छा थी। तो हर प्रकार की तीव्र जलन आंतरिक श्लेष्मा झिल्ली मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन और बाह्य त्वचा मतलब स्किन पर मतलब कि किसी प्रभावित अंग में महसूस होती है। इसी कारण से इसका प्रयोग जलने के मरीजों में किया जाता है। अगर मरीज जल गया मगर उसको तीव्र जलन महसूस नहीं हो रही है तो ऐसा कब होगा? जबकि त्वचा बहुत गहराई तक जल जाएगी, यानी ऑलमोस्ट स्किन जल जाएगी, तब नहीं होगी जलन उसको। तो ये औषधि जले हुए व्यक्ति पर फिर कार्य नहीं करेगी। अतः यह कहना कि कैंथेरिस जले हुए की बहुत अच्छी दवाई है पूरी तरह से गलत है। तो फिर ये किस प्रकार के जले हुए रोगियों पर कार्य करेगी? जलने के कारण जब व्यक्ति एकदम तड़फ रहा होता है और इस जलन से जल्दी छुटकारा चाहता है तब ही ये दवाई काम करेगी। तो ऐसा कब होता है? ऐसा भाप जो स्टीम वगैरह से जल जाते हैं उससे होता है। किसी गर्म वस्तु आपको छू जाए उससे होता है, तो वहां ऐसी तीव्र जलन होती है। तो ऐसी अवस्था में ये काम करेगी। मतलब कि ऐसी कोई भी स्थिति जिसमें जलन की अनुभूति हो अथवा ना हो, जिसके कारण व्यक्ति अचानक से किसी पीड़ादायक परिस्थिति में फंस गया और उस परेशान करने वाली स्थिति से छुटकारा पाने के लिए बेचैन हो रहा होता है और बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा क्रोधित हो रहा होता है, असभ्य बर्ताव कर रहा होता है, तब ही कैंथेरिस अच्छा काम करेगी, चाहे बीमारी कोई भी हो। मैं अब केस दे रहा हूं, ये बहुत संक्षिप्त विवरण है क्योंकि यहाँ दवाई का डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है, इसलिए केस का विवरण एक सिर्फ उदाहरण के लिए रूप में दे रहा हूं, जबकि मैंने इस केस पे अलग वीडियो बनाया हुआ है। एक 50 वर्षीय होम्योपैथ जो अकेले रहते हैं मुझे फोन करता है कि सर मैं आपसे बात करना चाहता हूं। मेरे हाँ कहने पर तुरंत ही वह बताना शुरू कर देता है कि सर अभी कुछ दिनों पहले दिलीप कुमार जो हमारे फिल्म एक्टर हैं उनका वो गुजर गए, तो मुझे तभी से बहुत ज्यादा उल्टे सीधे विचार आए जा रहे हैं। बचपन के दोस्त जो गुजर गए हैं उनके विचार आए जा रहे हैं।
अब मैं सोचता हूं कि जो व्यक्ति चला गया वो लौटकर तो आ नहीं सकता, पर मेरे ये विचार मुझे बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं। सर, मैं अपनी बहन के घर जाने की सोच रहा था कि शायद वहां जाने से ये विचार शांत हो जाएं, पर मैं जा नहीं पाया हूं। घर पर अकेला हूं। सर, मैं क्या करूं, क्या दवाई लूं? तो मैंने तुरंत ही उसको कहा कैंथेरिस ले लो, और उसने ले लिया और उसके कुछ ही सेकंड में उसको आराम आ गया। तो ये जो केस है, ऊपर जो बताया गया है सूक्ष्म से ग्रॉस सूक्ष्म विवरण, उसी का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। तो इस केस में देखने वाली बात है कि इस डॉक्टर के मन में विचारों का एक बवंडर कलाकार की मौत से शुरू हुआ, अचानक शुरू हुआ, और इन विचारों से वो इतना ज्यादा तंग हो गया कि इन विचारों से वो तुरंत छुटकारा पाना चाहता था। अब सेम कंडीशन ऊपर बताई है और सेम यहां मैंने लगा के दिखाई है। तो यहां पर अचानक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा महत्वपूर्ण है कि अचानक आई स्थिति में स्वयं को फंसा हुआ, सीज्ड महसूस होना, स्थिति के कारण पीड़ा की अनुभूति इतनी तीव्र होना कि उस पीड़ा से तुरंत छुटकारा पाने की इच्छा करना, परंतु स्वयं के बल पर उस स्थिति से छुटकारा पाना संभव ना होना, और स्वयं को इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए दूसरों से मदद की गुहार लगाने की भावना कैंथर इसका सार है। ऐसा सब हो तो किसी भी बीमारी में दे सकते हो। तो ऐसी सभी परिस्थितियों में कैंथरिस का सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है। पुस्तकों में इसी भावना से मिलता जुलता महत्वपूर्ण लक्षण दिया गया है कि यह बहुत ही भयानक कष्टदायक प्रदाह इन्फ्लेमेशन बहुत ही तीव्र गति से उत्पन्न होता है। मूत्र तंत्र में तो यह प्रदाह भयानक जलन और वेदना के साथ इतनी तीव्र गति से बढ़ता है और कुछ ही मिनटों में इतना तीव्र बढ़ जाता है कि रोगी पेशाब करते समय तड़प उठता है। तो इस फिजिकल को मेंटल में बदला है मैंने। डॉक्टर केंट के अनुसार शादी के बाहर भी यह सेक्स करने के तरीके ढूंढ ही लेता है, परंतु कभी भी हस्त मैथुन करना पसंद नहीं करता, क्योंकि उसको वास्तविक चीजें चाहिए जो कि व्यक्ति अपने साथी के वास्तविक संपर्क से ही प्राप्त कर सकता है। नोट: अब हमें ये समझना चाहिए कि बढ़ी हुई सेक्स की तीव्र इच्छा ही एक लक्षण समझा जाएगा। जब यह रोग की तरह होगा और रोगी को इससे परेशानियां महसूस हो रही होंगी, तब आप इसको सिम्टम लेंगे। ऐसे नहीं कि किसी को तीव्र इच्छा है तो आपने उसको कैंथरिस दे दी, उससे सही नहीं होगा। तो इसके कारण व्यक्ति अपना सामान्य जीवन नहीं जी पाएगा, तब ये बीमारी समझी जाएगी। मैं कुछ इंग्लिश वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि कैंट की जो मैथमेटिक है इंग्लिश में। तो एक्सट्रीम रेस्टलेसनेस व्हेन सिटिंग और लाइंग, शी हैज टू मूव कॉन्स्टेंटली अप एंड डाउन, टू एंड फ्रो, डे एंड नाइट। ये बेचैनी, मतलब हिंदी समझा रहा हूं मैं आपको, ये बेचैनी मानसिक एवं शारीरिक दोनों प्रकार की होती है। मन में तरह तरह के विचार हमला करते रहते हैं, परंतु व्यक्ति इनको रोक नहीं पाता है, बल्कि इनसे बहुत ज्यादा परेशान रहता है। इसको दर्शकों के लिए ऊपर एक केस का जो वर्णन मैंने दिया है उससे समझाया, सेम केस बनता है। तो रूब्रिक हुए ये: थॉट्स इंट्रूड and crowd around each other, thoughts persistent, तीसरा thought rush, flow of thought, चौथा thoughts strange, पांचवा thoughts thoughtful। तो इस प्रकार की मानसिक बेचैनी के कारण वह किसी भी कार्य को पूरा नहीं कर पाता है। एक काम को करते समय बीच में ही कुछ नया करने का विचार उसके मन में आ जाता है, तो यह हुआ इनकॉन्स्टेंसी। ये इतना तीव्र होता है कि व्यक्ति पहले काम को छोड़कर दूसरे काम में लग जाता है। तो इस प्रकार इसका कोई भी कार्य पूरा नहीं होता, टिक कर यह कोई भी कार्य नहीं कर पाता, ना कोई जॉब यानी कोई नौकरी वोकरी ठहर कर पाता है। इससे जल्दी ही ऊब कर दूसरे कार्य में लग जाता है। तो मानसिक अशांति बहुत ज्यादा होती है। अब इस अशांति का कारण क्या है, इसके कुछ रूब्रिकों से हम समझ सकते हैं, जैसे एमेटिवनेस, एमोरस, डेल्यूजन, शाइनिंग ऑब्जेक्ट ऑफ। तो जो पहले दोनों शब्द सेक्स की भावना से जुड़े हैं, एमेटिवनेस और एमोरस, जहां व्यक्ति विपरीत सेक्स के बारे में
प्रबल लालसा रखता है, यानी कि मुझे ये मिल जाए, सेक्स मिल जाए, मैं अभी कर दूं, अभी इस लड़की से सेक्स कर लूं। मिल तो रही नहीं है, तो जाहिर बात है तड़फेगा ही। तो जैसे कहते हैं कि उसको पाने की लालसा में वो लार टपका रहा होता है अपने, कि ये मिल जाए मिल जाए, परंतु उसको प्राप्त नहीं कर पाता है। अब कोई भी किसी भी लड़की से तो सेक्स आप कर नहीं सकते ना, तो सिर्फ लार ही टपका सकते हो उसको पाने के लिए और तड़प सकते हो। और रूब्रिक 3 है, वे चमकदार चीजों के प्रति उसका आकर्षण होता है, अर्थात वह उन स्थितियों को प्राप्त करने की लालसा रखता है। यानी जैसे मैं भी अमिताभ बच्चन जैसा बन जाऊं, मैं भी अंबानी बन जाऊं, मैं भी बिल गेट बन जाऊं, तो उसको दिख रहा हो वो कितने महान लोग हैं, तो सिर्फ हम लारी तो टपकाते रहते हैं, वैसा बन जाओ, पर बनते तो नहीं ना। तो यही कैंथरस की स्थिति होती है। मतलब वो किसी चीज को पाना चाहता है पर पाने की क्षमता उसमें नहीं होती, इसलिए तड़फ है। इसलिए फिर दूसरों की मदद लेता है कि मुझको करो, दूसरे करवा नहीं सकते इसलिए दूसरों पे जल लाएगा। परंतु इसमें उनको पाने की क्षमता नहीं होती है। तो ये चमकदार वस्तु कोई ऊंचा पद, मशहूर व्यक्ति, ऊंचे दर्जे का मकान, दुकान वगैरह कुछ भी हो सकता है। और कैंथरस का स्वभाव है कि उस अच्छी सुविधाजनक समझी जाने वाली स्थिति को तुरंत ही पा जाना चाहता है। समस्या यहां है। इसलिए जब किसी एक स्थिति को प्राप्त करने के लिए वो कार्य करना शुरू करता है, तो थोड़े से प्रयास करने के बाद ही वह उस चीज को छोड़कर नई चीज को पाने के लिए प्रयास करना शुरू कर देता है। तो जाहिर बात है किसी भी चीज में सफलता नहीं मिलेगी। इसी प्रकार किसी भी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए भी वो तड़प उठता है, परंतु इस बेचैनी के साथ इसके मन में एक घबराहट और दोष भावना बनी रहती है कि जैसे तो उसने कोई गुनाह किया हो। एंग्जाइटी, कॉन्शियंस एज इफ गिल्टी ऑफ क्राइम। मतलब कि व्यक्ति अपने इस बेचैनी भरे स्वभाव को गंदा मानता है, उसको लगता है ये नहीं होना चाहिए, मेरे लिए खराब है, पर कंट्रोल नहीं कर सकता। इससे भी छुटकारा पाना चाहता है, क्योंकि इस प्रकार के स्वभाव के कारण वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाता है। मतलब कि वो अपनी इस बेचैनी से परेशान है, छुटकारा चाहता है। तो इस बेचैनी के साथ साथ छोटी सी बात से भी वो घबरा जाता है। रूब्रिक है एंग्शियस एंड इजिली फ्राइटेंड विद रेस्टलेसनेस। यहां तक कि गहन उदासी, डिप्रेशन, सैडनेस और उदासी भरी निराशा, मतलब डेस्पोंडेंसी के साथ बेचैनी रहती है। मतलब कि वो जिस चीज को करना चाहता है, बार बार प्रयास करने के बाद भी जब उसको सफलता नहीं मिलती, तो एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब उसको लगने लगता है कि अब कुछ नहीं कर सकता, मैं हो नहीं सकता कुछ, मतलब कि कोई सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है, तो और ज्यादा प्रयास करने का कोई लाभ नहीं है, यानी हिम्मत हारने लगता है। परंतु फिर भी ये उस कार्य को पूरा करने का प्रयास करता रहता है, परंतु उसका उत्साह धीरे धीरे खत्म होता चला जाता है। अब बेमन से जब ये कार्य करता रहता है, मतलब कि जिस कार्य को करना चाह रहा है वो उसके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तभी करता रहेगा उसको, और पूरा नहीं हो रहा तो निराशा आएगी। तो डेल्यूजन शाइनिंग ऑब्जेक्ट, कि यानी वो काम अगर मेरा पूरा हो जाए तो मजे आ जाए, इसको शाइनिंग ऑब्जेक्ट कहते हैं। उदाहरण लेते हैं, एक महिला है जो कोरोना से पीड़ित हो गई है। हर संभव प्रयास करने के बावजूद भी उसकी तबीयत सुधर नहीं रही है। उसको महसूस हो रहा है कि उसकी सेहत धीरे धीरे गिरती जा रही है। डेल्यूजन इंजरी इज बीइंग इंजर्ड। महिला के शब्दों में, जो उसने शब्द यूज किए वो मैं बता रहा हूं, वह धीरे धीरे घुल रही है। वह अभी भी बहुत बेचैनी के साथ स्वयं के स्वस्थ होने का प्रयास कर रही है। एंग्शियस, रेस्टलेसनेस। जब उस महिला को किसी तरह ये पता चला कि मैं उसका इलाज कर सकता हूं, तो वो मेरे पीछे पड़ गई कि जल्दी से जल्दी मैं उसका इलाज कर दूं। यहां तक कि वो मेरी फीस जमा करने से पहले ही वो मुझ पर दबाव डालती रही कि मैं जल्द से जल्द उसका इलाज शुरू कर दूं। डेलीरियम क्राइंग विद हेल्प फॉर। वह मेरी कोई भी दलील सुनने को तैयार नहीं हो रही थी। ब्लास्फेमी। बस एक ही रट लगाए हुए थी कि मैं जल्द से जल्द उसका इलाज शुरू कर दूं। कैंथरस की खास बात है कि उसकी बदतमीजी, ब्लास्फेमी। वे आपकी कोई भी बात नहीं सुनेगा, पर वो अपनी ही बात करेगा कि जैसे वह चाहता है कि आप बिना किसी ना नुकर के जैसा वो कह रहा वैसा कर दो।
तो प्रातः काल में इसकी बेचैनी बहुत ज्यादा रहती है कि कहीं कुछ अति महत्वपूर्ण घटित होने वाला है। अब ये बेचैनी अपनी इच्छित वस्तु को तुरंत पाने की तड़प होती है। मतलब कि कार्य शुरू करते समय तो उसको लगता है कि वो अपने निर्धारित लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेगा, परंतु धैर्य यानी पेशेंस की कमी के कारण किसी भी कार्य को वह लंबे समय तक जारी नहीं रख पाता है। उसका उत्साह जल्दी ही निराशा में बदलने लगता है। एंग्जाइटी इनर विद ए लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो काम अभी आधा ही पूरा हुआ होता है कि उसको लगता है कि वो अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा, यानी जल्दी हिम्मत हार जाता है। मतलब कि वो मेहनत नहीं करना चाहता, बल्कि बिना मेहनत के फल खाना चाहता है, या थोड़ी बहुत मेहनत करके ही वो ऊंची चीज प्राप्त करना चाहता है। उदाहरण, एक केस लेते हैं। एक छात्र को डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस आदि बनने की चाहत है। इसको लगता है कि इन लोगों को कितने मजे रहते हैं। मजे रहने का मतलब है कि उनको, जो ये बड़े लोग हैं, उनका एक चमचमाता हुआ उजला भविष्य और वर्तमान तो इसको बहुत लुभा रहा होता है। यह भी उन्हीं के समान बनना चाहता है। थोड़ा बहुत प्रयास भी करता रहता है, परंतु उसको ये प्रयास करना बहुत कठिन लग रहा होता है। मतलब कम मेहनत में या बिना हाथ फैलाए ये ऊंची चीजें, बढ़िया चीजें पाना चाहता है। ये समस्या है। परंतु उसको ये प्रयास करना बहुत कठिन लग रहा होता है, इसलिए वह अपने लक्ष्य को हासिल करने से पहले ही थक जाता है, हिम्मत हार जाता है। परंतु अपने लक्ष्य को पाने की चाहत तो इसमें बनी रहती है, इसलिए वह बेमन से इस प्रयास को करता है। कैंथर के दो लक्षणों, एमोरस, इरोटिक, दो लक्षणों पर ज्यादा जोर दिया गया। यानी जो हमारे लेखक हैं उन्होंने ये दो शब्दों को बहुत ज्यादा कहा है कि ये होने जरूरी है। तो इनका क्या मतलब है? ये तो कोई मरीज आपको बताएगा नहीं। जब नहीं बताएगा तो आप फिर इलाज कैसे करोगे? तो फिर कुछ और तरीका होगा ना। इन शब्दों का मतलब कोई समरूपता कहीं और तो मिलेगी ना, जहां कैंथरिस यूज कर पाएंगे तो वो कुछ समझेंगे भी। परंतु सामान्यतः जिस ढंग से इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है हमारी डे टू डे लाइफ में, उस ढंग से तो कभी भी रोगी हमें बताता नहीं है। इसलिए इन दोनों शब्दों का भी सूक्ष्म अर्थ, मेटाफोरिकल मीनिंग ही प्रयोग में लाना होगा। इस औषधि के संदर्भ में यह है, मतलब इन दोनों का मतलब, उसका किसी चीज को पाने की तीव्र लालसा, उसको पाने की तड़फ, अपनी इच्छित वस्तु, स्थिति को पाने की चाहत को ना रोक पाने की तरफ। मतलब कि जल्द से जल्द अपनी इच्छित वस्तु, इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, और वो भी बिना किसी प्रयास के। बल्कि वह चाहता है कि दूसरे लोग उसको इसके इस लक्ष्य तक पहुंचा दें। अब दूसरे लोग उसकी इच्छित वस्तु दे दें, और सबसे बड़ी बात है कि यह उन लोगों की कोई इज्जत भी नहीं करता है, उनके प्रति कोई सम्मान की भावना भी नहीं रखता है, उनकी किसी भी बात को, सलाह को सुनना तक पसंद नहीं करता है, बस अपनी ही चलाना चाहता है। तो दूसरे लोग इसकी मदद क्यों करेंगे? रूब्रिक्स हैं: ऑब्सीन, लूइड, लिबर्टिनिज्म, डेलीरियम, क्राइंग, हेल फॉर, ब्लास्फेमी, अब्यूजिव, इंसल्टिंग, रेज रिन्यूड बाय टच।